जानाति? अहं गुरुकुलात् आगतः। गुरुकुलात्? अहं गुरुकुले पठामि रे। पण्डितः भवान्? किं धोतिवस्त्रधारणेन किं पण्डितः भवति किम्? अवश्यम्। एवं नास्ति। गुरुकुले पठन्ति चेत् सर्वविषयान् विषये प्रति तेषाम् अवधारणा भवति एव। संस्कृतं प्रति वदतु भवान्। भोः, संस्कृते तादृशविषयाः वर्णिताः सन्ति येषां सर्वे मनुष्यैरपि अवधारणा अवश्यं ध्यातव्या एव। कथमित्युक्ते संस्कृते तादृशवैशिष्ट्यं वैज्ञानिकभाषा वर्तते, या भाषा विना वयं कमपि भाषां अवगन्तुं न पारयामः। यदा अहम् एकं वाक्यं वक्तुमिच्छामि। शिशुकाले यदा शिशुः कमपि भाषा न अवगच्छति, सः केवलं तस्मिन् समये संस्कृतभाषा एव परमात्मा साक्षात् भाषया सः अवगच्छति। तादृशमाहात्म्यं संस्कृतभाषायां वर्तते। आप जानते हैं आपके महात्म्य जो माइक धरा हुआ है वो साइंस से बना हुआ है, इसमें संस्कृत का क्या योगदान? एवं मा वदतु। ध्वनिविज्ञानम् अस्माकं संस्कृते काव्येषु वर्तते। आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वन्यालोके निरूपितं वर्तते। पतञ्जलिमहर्षिः अष्टाध्यायी महाभाष्यमिति इत्याख्य ग्रन्थं तत्र निर्मितं वर्तते। तत्र वयं तस्य अवधारणा अवश्यं दातुं शक्नुमः। आपके सामने जो एक छात्र बैठे हुए हैं जो इस गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे समक्ष जो छात्र बैठे हैं, मैं अपने जीवन में जो यहाँ से जाने बाद जो घटना घटी है वो आपके समक्ष मैं आपको जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब यहाँ से मैं जाने लगा, जब तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तो वहां पर एक किसी सज्जन व्यक्ति मुझे मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम गुरुकुल में कहाँ से आए? मैं बोला गुरुकुल से आया हूँ। बोला गुरुकुल से आए हो, क्या करोगे गुरुकुल में पढ़कर? गुरुकुल में तो कुछ पढ़ाई नहीं जाती, गुरुकुल में कुछ शिक्षा नहीं दी जाती, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई जाती, वो भी आधी अधूरी दी जाती है, क्या करोगे? गुरुकुल में तो बस ऐसे ही है। मैं बोला गुरुकुल वो नहीं जो आप समझ रहे हो। गुरुकुल मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाता है। गुरुकुल मनुष्य को कैसे समाज में चलना है वो सिखाता है। गुरुकुल एक हमारे देश के प्रति हमारे देश की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसका ज्ञान कराता है। जो मेरे द्वारा इस सारे वाक्य को जब सुना तो वह स्तब्ध रह गया। और इसी तरह लेकिन उसने एक बात कही, गुरुकुल वाले कुछ नहीं सीख सकते। तो मैंने उसकी एक बात अवश्य अपने शरीर में अपने जीवन में धारने की कोशिश की। मैंने सोचा कि किसी भी रूप में संस्कृत को सीखूंगा, और इसी के रूप में मैंने जब तिरुपति गया, वहां बहुत अभ्यास के संस्कृत बोलने की, और हमेशा भाषणों के द्वारा वहां बोला। और प्रथम वर्ष में पूरा वर्ष संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन एक भी पुरस्कार नहीं आया। मैं हताश नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय वर्ष में जब संस्कृत भाषणों के प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया तो मैंने सोचा था इस विद्यापीठ का सबसे उत्तम पुरस्कार जो होगा उसको लेके रहूंगा। जब अंत में जब घोषणा हुई, जब मेरा नाम लिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं संस्कृत भाषा प्रतियोगिता में वहां भूषण पूर्व लेकर आया था प्रतियोगिता में। उसका देश श्रेयस ही हमारे गुरु विज्ञान से हमारे गुरुकुल का ही है, क्योंकि इसने मुझे वो ज्ञान कराया कि मेरे अंदर क्या वस्तु है, क्या मेरे अंदर क्या सामर्थ्य। हमारे गुरुकुल की वैशिष्टता बहुत अच्छी है। मैं आप सभी यहाँ जो छोटे बड़े भाई हैं उन सभी को, जो महान पुरुष किस तरह सफल हुए उनकी जो विचार है मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हिम्मत रखकर मैं कोशिश जरूर करूंगा। यदि आप उन बातों को ग्रहण करेंगे तो आप अवश्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा है कि अपने जीवन में लक्ष्य को पहले निर्धारित रखो कि क्या बनना है तुम्हें। लक्ष्य को बिना लक्ष्य के आगे जीवन में नहीं कुछ आगे जा सकते हैं हम लोग। तो लक्ष्य को निर्धारित रखो, उसको सफल करने के लिए उसके लिए जो भी कठिनाई का सामना करना पड़े उसको अवश्य करो, और तभी जाके सफलता मिलेगी। तो उसमें कहते हैं कि प्रत्येक दिन जो आज का हमारा दिन है उस दिन को आखिरी दिन समझो। अर्थात जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कल हमारा परीक्षा है, तो हम क्या करते हैं, नहीं कल मेरा परीक्षा है, मैं सारे विषयों को आज ही तैयारी करके कल परीक्षा में बैठूंगा। एक मन में सभी की बात आती है या नहीं आती है। तो उसी तरह प्रत्येक दिन को आखिरी दिन समझकर 100% दो, 100% देते हो तो अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% अपने जीवन में दिया हो और सफलता को न प्राप्त किया हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और समय का
एक छोटा सा मैं समय के विषय में कहना चाहूंगा। छात्र मित्र हमारे जीवन में 3 चीज अवश्य धारण करना चाहिए। पुस्तक को अपने मित्र बनाओ, समय को पालन करो और सदा अनुशासन में रहो। कहते हैं हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बदला रही, हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बदला रही, हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही, हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पे बांधी वह न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, तब घड़ी चाबी देने पर घट न बढ़ने पाएगी, घट न बढ़ने पाएगी। बहु शोभनम कृष्णराव बंधु। अधुना अश्विनी महोदयः अपि स्वमन्तव्यं प्रकटं करिष्यति। रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे अजाय सर्वे स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। मंच पर आसीन में विद्वज्जन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन गंगा प्रवाह से स्नातक मेरे स्नातक मंडल एवं मेरे इस गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारी, मैं आपके सामने कुछ भिन्न बात रखना चाहूँगा जो आपके लिए आगे भविष्य में जाकर जो कठिनाइयों को सामना करेंगे उनके बारे में मैं कुछ बतलाना चाहूँगा। और ये अनुभव एवं चिंतन के आधार पर बातें हैं, प्रस्तुत की जाए। सर्वप्रथम परंपरा और एवं आधुनिक ये 2 बातें हमारे सामने उपस्थित होती हैं। हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हम परंपरा से आते हैं, और जब हम बाहर पढ़ते हैं तो हम अत्याधुनिक कहलाते हैं। तो हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, इस गुरुकुल में हम कम से कम 6 से लेकर के BA तक पढ़ते हैं, फाइनल तक। तो हमारे 10 साल मतलब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो हमें गुरुकुल में जो परेशानियाँ आती हैं वो आती है, सबसे पहले व्याकरण की समस्याएं आती हैं, वेद की समस्याएं आती हैं, दर्शन की समस्याएं आती हैं और साहित्य की समस्याएं आती हैं। जब हम क्योंकि हमें आगे जाकर BA फाइनल के बाद हमें शास्त्र पढ़ने होते हैं और शास्त्र के लिए पद पद पर व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो हमारे गुरुकुल में देखा जाता है कि व्याकरण का जो कौमुदी प्रक्रिया से पढ़ाया जा रहा है, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ते हैं, जिसका महर्षि दयानंद ने घोर विरोध किया है और आख्यातिक लिख करके उसमें इतना उनको बताया है कि बिल्कुल परंपरा है, बिल्कुल गलत है और उसकी जगह हमें अष्टाध्यायी पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए। तो हमें अष्टाध्यायी को पढ़ना चाहिए और आप लोग पढ़ें, उससे हमारे व्याकरण की समस्या समाप्त हो सकती है और हम आगे जाकर शास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात रही दर्शन की, तो दर्शन भी हमारे यहाँ क्या है कि हम दर्शन के नोट्स पढ़ लेते हैं। पहली बात मैं कहूँगा कि नोट्स ना पढ़ें और जो मूल ग्रंथ है मूल ग्रंथ को पढ़ें और मूल ग्रंथ से ही समझने की कोशिश करें। यदि कोई आपसे कहता है कि आप नोट्स पढ़ाएं, इससे पढ़ें, तो आप उस पर ध्यान ना दे करके मूल ग्रंथों को पढ़ें। क्योंकि यदि आप इस समय भी गुरुकुल में मूल ग्रंथ नहीं पढ़ें, गुरुकुल परंपरा में नहीं पढ़ें, तो आप जाकर के आप जिंदगी भर समझते रह जाएंगे। आपको कभी जाए दर्शन की बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो बात मूल में निहित है वो किसी व्याख्या, टीका या अन्य चीज़ों में नहीं मिल पाती है। दूसरी बात साहित्य की बात करूँगा, तो हमारे गुरुकुल में देखा जाता है जब बच्चे बाहर निकल के जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक साहित्य और एक वेद। इन्हीं दोनों में, क्योंकि व्याकरण का अब तक कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी जो हमारे अग्रज है वो व्याकरण से शोध नहीं कर पाए हैं अब तक। ये मेरे लिए बहुत अत्यंत चिंतनीय विषय रहा है और इस पर मैं निराशा अपने व्यक्त करता हूँ। व्याकरण नहीं रहा है तो 2 विषय लेते हैं। तो और हम यदि हम साहित्य लेते हैं तो हमारे पास साहित्य भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारे पास कोई काव्य लक्षण ग्रंथ उस पर हमारा विशेष अधिकार नहीं होता है, तो हमें साहित्य भी हमारा वहाँ से चला जाता है। और रही बात वेद की, तो जो हम यज्ञशाला में वेद मंत्र सीखते हैं केवल हम उतने ही तक आधारित रह जाते हैं, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हमारे यहाँ वेद परंपरा, जो वेद कंठस्थीकरण परंपरा है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत आगे दिक्कत आती है। तो मेरा यह है कि आप लोग व्याकरण पढ़ें और उनको कंठस्थ करें, अष्टाध्यायी सूत्रपाठ याद करें। मेरा ये कहने का मैं ये कहना चाहूँगा।
और जब हम बात करते हैं व्याकरण से संबंधित बात कहूँगा कि मैं व्याकरण की बात को स्थापित करने के यहाँ के लिए उद्देश्य से मैं इस बार यहाँ पर आया हूँ। तो व्याकरण पर आप लोग विशेष ध्यान दें और व्याकरण को पढ़ने के लिए बहुत अग्रसित है, क्योंकि व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जिससे आप शास्त्र के पद चीज़ों को आप जान समझते हैं, उसी से समझ सकते हैं, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप शास्त्र को नहीं पढ़ सकते हैं।